हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक आर पॉइंट मूवी को जो कि 2004 में रिलीज की गई थी। इसके डायरेक्टर है कॉन्ग सू चैंग और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 7 जुलाई 1972 के दिन नहा ट्रैंग नाम की जगह को, जो वियतनाम में होती है। वहाँ पर आर्मी कंट्रोल रूम में 2 सोल्जर्स को वायरलेस पर वॉइस मैसेजेस आते हैं। वॉइस मैसेज पर सामने वाला आदमी अपनी बटालियन का नाम डोंकी 3 बताता है और बोलता है कि वो और उसके लोग यहाँ पर मर रहे हैं। अब कंट्रोल रूम वाले ऑफिसर्स उस मैसेज के बारे में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और हम देखते हैं एक सोल्जर को जो पूरी तरह जख्मी था और उसके पास एक ऑफिसर बैठा होता है। ऑफिसर सोल्जर को बताता है कि लास्ट 3 मंथ से आर पॉइंट से वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं लेफ्टिनेंट चोई को, जिस पर रिसेंटली एक एनकाउंटर के लिए पूछताछ चल रही थी। चोई अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है जो उसको लास्ट इंसिडेंट के लिए बात करते हैं। एस चोई को उस जगह पर नहीं होना चाहिए था, बट वो वहाँ उन लड़कियों के पास गया था अपने फ्रेंड को लेकर, जहाँ उसके सोल्जर फ्रेंड की डेथ हो गई थी। ऑफिसर चोई को आर पॉइंट के बारे में बताते हैं। वो चोई को बोलते हैं कि वो आर पॉइंट को जाकर चेक करे एज वहाँ से वॉइस मैसेज आ रहे थे। चोई इस पर अग्री हो जाता है और उसको एक प्लेटून दी जाती है आर पॉइंट ले जाने के लिए। चोई को 7 दिन का मिशन दिया गया था और उसको 7 दिन बाद आर पॉइंट चेक करके वापस लौटना था। अब चोई अपने प्लेटून से मिलता है और वो लोग आर पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। आर पॉइंट पहुंचने पर वो लोग पिक्चर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उस पर अटैक होने लगता है और वो लोग छुप जाते हैं। अब चोई प्लान करके दूसरी साइड जाता है और जहां से अटैक हो रहे थे उस जगह पर RPG लॉन्च कर देता है, यानी कि एक ग्रेनेड। अब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो उनको एक डेड बॉडी मिलती है जो काफी पुरानी थी। साथ ही एक लड़की भी मिलती है जिसके हाथ पर एक ब्रेसलेट था जिस पर घुंघरू बंधे हुए थे। चोई के साथ आया हुआ एक सोल्जर सर्जेंट जिन उस लड़की को मारने के ऑर्डर्स देता है, बट चोई उसको नहीं मारता और उस लड़की को छोड़कर आगे चला जाता है। आगे जाते हुए उनकी टीम को पत्थर पर कुछ मैसेज लिखे मिलते हैं जिन पर लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ और अगर तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं तो। आगे के मैसेज को लोग पढ़ नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। एज अ व्यूअर हम रिमेनिंग मैसेज को पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था, अगर तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं तो तुम वापस नहीं जा सकते। अब चोई और उसकी प्लेटून आर पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। वो लोग रात को वहीं सोने का फैसला करते हैं और नेक्स्ट डे आगे जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चोई कंट्रोल रूम का इंफॉर्मेशन देता है कि वो लोकेशन पर पहुँच चुका है। अब चोई और उसकी प्लेटून वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जो किसी बड़े हेडक्वार्टर की तरह लग रहा था। वो अंदर जाकर चेक करते हैं जहाँ उनको कोई भी नहीं मिलता और वो उस बिल्डिंग को अपना टेम्पररी बेस बनाने का फैसला करते हैं। चोई उन सबको मिशन के बारे में बताता है कि उनको बटालियन 53 को ढूंढना है जो यहाँ मिसिंग थी। एक सोल्जर सार्जेंट ओ बटालियन 53 का नाम सुनकर थोड़ा डर जाता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। अब सब लोग आर पॉइंट पर पहले दिन सर्चिंग शुरू करते हैं और कुछ लोग जंगल में जाते हैं। चोई कुछ लोगों के साथ बिल्डिंग में ही रुकता है। अब एक सोल्जर सार्जेंट जो पीइंग के लिए रुकता है और बाकी के सोल्जर्स आगे निकल जाते हैं। अब जो जब आगे जाता है तो उसको कोई नहीं दिखता, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और आगे चलने लगता है। आगे जाने पर जो को सोल्जर्स की टीम मिल जाती है, लेकिन वो लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता और कुछ ही टाइम बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। जो इस चीज से बहुत डर जाता है। अब चोई को इन्फॉर्मेशन मिलती है सार्जेंट जो मिसिंग है और वो अपनी टीम के साथ जो को ढूंढने जाता है। आगे जाने पर चोई और उसकी टीम बाकी के सोल्जर्स से मिलते हैं जो को ही ढूंढ रहे थे। वो लोग एक मंदिर के पास पहुंच गए थे जहां पर पहले से ही अगरबत्ती जली हुई मिलती है, जो इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ कोई और भी आसपास हो सकता है, जो काफी अजीब था। और वो सब वापस बेस पर आ जाते हैं। बेस पर आने के बाद जो सबको अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, बट कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। साथ ही जो ने उन सोल्जर में से एक के हेलमेट पर लिखा देखा था कि जंग सूक मेरा इंतजार करना, और वो सबके हेलमेट्स को चेक करने लगते हैं, बट उसको किसी की भी हेलमेट पर वो लिखा हुआ नहीं मिलता।
वहाँ पर सार्जेंट ओ की सार्जेंट जो से बहस हो जाती है और वो जो को बोलता है कि वो जंग के बारे में ना बोले क्योंकि वो बेसलेस है। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि कोई इनविजिबल एंटिटी उनको देख रही है जो थ्रू आउट द मूवी होता है। अब कुछ देर बाद सबको चॉपर्स की आवाज आती है और वो लोग बाहर जाकर चेक करते हैं। बाहर उनको दूसरे अमेरिकन सोल्जर्स मिलते हैं। जॉय उनसे उनके बारे में पूछता है जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग रात को इसलिए आए हैं क्योंकि दिन में फॉग की आवाज से चॉपर्स लाना मुश्किल था। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था एज रात और फॉग में एक बड़ा डिफरेंस है। वो लोग आगे बताते हैं कि उनका भी कंट्रोल सेंटर इसी बिल्डिंग में है और वो लोग उसकी बैटरीज चेक करने हर 4 दिन में यहाँ आते रहते हैं। वो लोग अब बैटरीज चेंज करके वापस जाने लगते हैं और कैप्टन चोई से बात करता है और बताता है कि इस जगह पर पहले भी कुछ बटालियंस आ चुके हैं जो जिंदा नहीं बचे थे। साथ ही वो बोलता है कि आर पॉइंट के बारे में एक र्यूमर है कि उस जगह पर आने वाला कभी वापस नहीं जाता। जाते जाते सोल्जर चोई से बोलते हैं कि उसकी बटालियन 2nd फ्लोर पर ना जाए और वो चोई को वार्न करते हुए बोलता है कि वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। चोई को ये बात थोड़ी अजीब लगती है बट वो इसको इग्नोर करता है। अब एक सार्जेंट कुक कॉर्पोरल बियोन को एक पुराना टेप रिकॉर्डर देता है रिपेयर करने के लिए। जॉय बियोन से ट्रांसमीटर के बारे में पूछता है कि वो रिपेयर हुआ है कि नहीं, एज वो कुछ टाइम पहले खराब हो गया था और वो लोग हेडक्वार्टर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब बियोन बताता है कि ट्रांसमीटर ठीक हो गया है बट वो लोग हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे बट पास में किसी दूसरे बेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बियोन आगे बताता है कि उसने पास के ही एक बेस पर एक फ्रेंच आर्मी सोल्जर से बात की है और उसने अपना नाम जैक बताया है जो अपने ट्विन ब्रदर पॉल के साथ वहां पोस्टेड था। जॉय को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उस एरिया में सिर्फ उनकी ही प्लाटून थी और वो बियोन की बात को इग्नोर करके चला जाता है। अब जो को दूसरा सार्जेंट ओ बाहर लेकर जाता है और उससे जंग के बारे में पूछता है जिसके बारे में जो बता रहा था। वो बोलता है कि जो को उस सोल्जर के बारे में कैसे पता, क्योंकि जिस सोल्जर जंग के बारे में जो बोल रहा है वो एक्चुअली उस बटालियन का मेंबर था जिसकी सर्चिंग में वो लोग वहां आए थे। रात को सब सोल्जर्स बैठे हुए थे तभी वहां बियोन आता है जिसने रेडियो ठीक कर दिया था और वो लोग वहां डांस करने लगते हैं। सडनली रेडियो से किसी की चीखने की आवाज आने लगती है और ये आवाजें उन मैसेज जैसी थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में सुना था। सब लोग इस चीज से थोड़ा डर जाते हैं। अब रात को सार्जेंट जोंग और कुक पहरा देने के लिए बैठे हुए हैं। अब कुक जोंग को बताता है कि उनकी एक बेटी है और वो यहाँ से जाने के बाद अपनी फैमिली को पिकनिक के लिए ले जाना चाहते हैं। जोंग और कुक थोड़ी मस्ती करते हैं और उनको दूसरा सोल्जर जंग दिखाई देता है जो कहीं जा रहा था जिसको वो लोग बुलाते हैं बट वो नहीं सुनता। साथ ही चोई को भी वो लड़की दिखाई देती है जिसने उन पर अटैक किया था। नेक्स्ट डे कॉर्पोरल पार्क सर्जन जिन को बताते हैं कि जंग गायब है और आज अभी तक उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। जिन पार्क पर गुस्सा होता है और पार्क जॉन के साथ जंग को ढूंढने चला जाता है। पार्क सिगरेट स्मोक करता है तभी उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड आकर गिरता है। पार्क ऊपर देखता है और वहाँ उसको जंग की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। जंग की डेथ से सब लोग परेशान थे। अब सोल्जर सर्चिंग पर जाते हैं जहाँ उनको फिर से मंदिर पर अगरबत्ती जली हुई मिलती है और इस बार वो लोग वहाँ पर एक ट्रैप लगा देते हैं कि अगर कोई वहाँ दोबारा आए तो उसको पता चल सके। अब शाम को सब लोग वापस बेस आ जाते हैं और चोई हेडक्वार्टर में जंग की डेथ के बारे में रिपोर्ट करता है बट स्ट्रेंजली हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है कि जंग नाम का कोई भी सोल्जर उनके साथ गया ही नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात ये कि जंग नाम का सोल्जर उस बटालियन का मेंबर था जिसकी सर्चिंग में वो लोग वहां गए हुए थे। जो ये बात किसी भी सोल्जर को नहीं बताता क्योंकि इससे पैनिक क्रिएट हो जाता। अब सारे सोल्जर्स बैठे हुए थे और जंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंजली किसी को भी जंग का चेहरा याद नहीं था और वो लोग इस चीज से परेशान होने लगते हैं। अब रात को सार्जेंट ओ और सार्जेंट जो पहरा देते हैं। अब दूसरी तरफ चोई को फिर से वो लड़की दिखाई देती है और इस बार वो उसके पीछे जाता है। अब वो उस लड़की का पीछा करते हुए एक मूर्ति के पास पहुंच जाता है और सडनली उसके आसपास बहुत सारे ग्रेव्स अपीयर हो जाते हैं। चोई एक ग्रेव को देखता है जिस पर डेड सोल्जर जैक और पॉल का नाम देखता है और वो इससे काफी परेशान हो जाता है क्योंकि जैक और पॉल के बारे में बियोन ने बताया था कि उसको उनका मैसेज मिला है। वहाँ चोई को घुंघरू भी मिलता है जो उस लड़की के हाथ पर भी चोई ने देखे थे। दूसरी ओर पहरा देते हुए सार्जेंट ओ को एक विजन आता है
जिसमें वो खुद को और जंग को देखता है और जंग आर पॉइंट पर आने वाला था और वो ओ को अपना कैमरा देकर चला जाता है। एक्चुअली ओ और जंग एक दूसरे को पहले से जानते थे, बट ओ ने ये बात सबसे छुपाई थी। अब प्रेजेंट में ओ देखता है कि जो उसका कैमरा लिए है और वो उससे अपना कैमरा ले लेता है। जो बोलता है कि ये कैमरा ओ का नहीं है। सार्जेंट ओ जब जो का हेलमेट हटाता है तो उसको वहाँ पर जंग दिखाई देता है और सार्जेंट ओ डर कर वहाँ से भाग जाता है। भागकर ओ मंदिर के पास पहुँच जाता है जहाँ जंग की स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है। ओ अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और ट्रैप में लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग धमाके की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं और ओ सार्जेंट जो को सबका जिम्मेदार बताने लगता है क्योंकि उसको ही सबसे पहले जंग दिखा था और ओ की वही डेथ हो जाती है। जोई को ओ की हेलमेट पर वही घुंघरू मिलते हैं जो कि उस लड़की के थे। अब सब लोग वापस बेस पर आ जाते हैं जहां जो बोलता है कि आर पॉइंट हॉन्टेड है और सार्जेंट जिन उस पर गुस्सा करते हैं। अब सार्जेंट जिन और चोई की बहस हो जाती है एज चोई टीम से जंग की बात के बारे में छुपा रहा था। अब जिन और चोई अलग टीम बना लेते हैं जहां चोई के पास सिर्फ 2 सोल्जर्स कुक और जोंग होते हैं। अब दोनों टीम्स अलग अलग सर्चिंग पर जाती है। जिन की टीम को चोई का लाइटर उसी मूर्ति के पास मिलता है, बट इस टाइम वहाँ पर ग्रेवयार्ड गायब हो गया था। यहाँ पर जिन अपने पास से कुछ नेम टैग्स निकाल कर वहाँ फेंक देता है और फिर पार्क से सर्चिंग करवाता है जहाँ पार्क को वो टैग्स मिलते हैं और वो लोग चोई पर शक करने लगते हैं। दूसरी ओर चोई और उसकी टीम आगे जाते हैं जहाँ एक पत्थर पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है जो था यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। अब आगे उनको एक क्रैश चॉपर भी मिलता है जहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये डेड बॉडीज किसी और की नहीं उन्हीं अमेरिकन सोल्जर्स की थी जो बेस पर आए हुए थे। वो लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। दूसरी ओर जिन अपने टीम से थोड़ा आगे निकल जाता है और उनको कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो एक गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको एक आदमी मिलता है जो वही मैसेज बोल रहा था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने सुना था। जिन उसको देखता है और वो आदमी एक डेड बॉडी होती है। जिनकी टीम उसको ढूंढती है बट वो उनको कहीं नहीं मिलता और उनको लगता है कि वो खाई में गिर गया है। वही चोई की टीम सर्चिंग में लगी हुई होती है। तभी कुक चोई से बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता और वो अपनी फैमिली को पिकनिक पर लेकर जाना चाहता है, जिस पर चोई बोलता है कि वो यहाँ से सही सलामत घर जाएगा और उसको कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर जिन की टीम उसको ढूंढने के बाद आगे जाती है जहाँ सार्जेंट जो को सार्जेंट ओ की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है। वो लोग एक लेक के पास जाते हैं जहां उनको बहुत सारे डेड बॉडीज मिलती हैं जो मे बी उन्हीं सोल्जर्स की थी जिनकी सर्चिंग में वो लोग आए हुए थे। अब वहां चोई की टीम भी पहुंच जाती है बट जो डर कर उन पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से कुक की डेथ हो जाती है। कुक जोंग के हाथों में अपना दम तोड़ता है जिसका जोंग को बहुत दुख होता है और वो जो से लड़ने लगता है, बट चोई उन सबको लेकर वहाँ से वापस बेस चला जाता है और बेस पर वो लोग बहस करने लगते हैं। चोई सेकंड फ्लोर पर चेक करता है जहाँ कंट्रोल रूम होने चाहिए थे, बट वहाँ का कंट्रोल रूम काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उनसे मिलने आए हुए अमेरिकन सोल्जर्स एक्चुअली गोस्ट थे और इसलिए ही वो सेकंड फ्लोर पर जाने से मना कर रहे थे। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं। चोई सबको समझाता है कि अगर उनको जिंदा वापस जाना है तो चोई की बात माननी होगी। अब वो लोग बाहर आते हैं जहाँ ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर कनेक्ट हो जाता है और वो लोग हेडक्वार्टर से चॉपर्स मंगवाते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है जो पजेस था और वो पार्क को मार देता है, जिस वजह से चोई भी जिन को शूट करके मार देता है। अब धीरे धीरे वो स्पिरिट सबको पजेस करने लगती है और अब बियॉन अपनी जैकेट का ग्रेनेड ऑन कर देता है जिसको जोंग बाहर फेंकता है, बट ब्लास्ट से उसकी आंखें खराब हो जाती है। अब जो पजेस होकर सार्जेंट ली को भी मार देता है और चोई जो को शूट कर देता है। चोई को जोंग के पास एक ओल्ड फोटो मिलती है जिसने वो अमेरिकन सोल्जर्स के साथ उसी लड़की को देखता है। तभी उस लड़की की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है। तभी वो स्पिरिट चोई के पास आ जाती है और चोई जोंग को गन पॉइंट करने का कमांड देता है। हम छोटी सी झलक उस लड़की के पास्ट की भी देख पाते हैं जहाँ वो किसी आर्मी के द्वारा ही मारी गई थी। वो स्पिरिट चोई को पजेस कर लेती है और चोई जोंग को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और चोई यहीं पर मारा जाता है। मूवी की एंडिंग सीन में हम जोंग को देखते हैं जिसको हेडक्वार्टर से आए हुए चॉपर में रेस्क्यू कर लिया था और तभी लास्ट में हम ट्रांसमीटर पर फिर से एक मैसेज सुनते हैं जो इस बार चोई और उसकी बटालियन का था।
और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आर पॉइंट मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। मूवी में हमने आर पॉइंट नाम की जगह को देखा, मीनिंग की रोमियो पॉइंट, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स गए बट कोई भी वापस नहीं आया। एक्चुअली चोई को दिखने वाली लड़की को किसी बटालियन ने मार दिया होगा और वो स्पिरिट अब आर पॉइंट को हॉन्ट कर रही थी। शायद से ऐसा वो अमेरिकन बटालियन ने किया होगा। सोल्जर्स के लिए हेट की वजह से ही उसने इतने सारे सोल्जर्स को मारा और आखिरी सीन में दिखने वाला उसका विजन जहां उसको कोई मार रहा था और आर्मी बैकग्राउंड इस थ्योरी को सपोर्ट भी कर रहा है। और ये स्पिरिट अभी तक खत्म भी नहीं हुई है क्योंकि लास्ट में चॉय रेडियो मैसेज पर सिग्नल देकर और सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाना चाहता है, जो कि असल में इस लड़की की स्पिरिट कर रही है। तो बेसिकली जो लड़की स्टार्टिंग में यहाँ चॉय को मिली थी वो भूत थी और बटालियन 53 के मैसेज जो यहाँ पर आ रहे थे वो सब भी स्पिरिट का काम था। जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर मरा करते थे वो टाइम लूप में यहाँ फंस जाया करते थे और लास्ट में जोंग इसलिए बच गया क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। और हमने एक मैसेज भी देखा था कि अगर तुमने किसी को मारा है तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।